पैमानों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सेंटीग्रेड पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाना मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर की यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा या डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो इसमें जो स्केल बनेगा उसका मिनिमम पॉइंट, मतलब मिनिमम उसमें आप कितना टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर कर सकते हैं। तो क्या उसका मिनिमम टेम्परेचर है और क्या उसका मैक्सिमम है। तो आप सभी जानते हैं कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदलने लगता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस उनका उसका मिनिमम पॉइंट होगा, इसको हिमांक बोलेंगे। और आगे जो है उसका भाप में किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये इसका वाष्प बिंदु है। मतलब इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ये स्केल वर्क करेगा। अब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेज़र कर सकते हैं, तो 0 से 100 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हर एक पार्ट बनाते जाएंगे तो कितने भाग हो जाएंगे इसके, टोटल 100 डिवीज़न हो जाएंगे यहाँ पर। और हर एक छोटा भाग किसको बताएगा, 1 डिग्री सेल्सियस को डिफाइन करेगा। अगला है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट जो है ब्रिटिश प्रणाली में टेम्परेचर को मेज़र करने की इकाई है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इसके लिए जो है सिंबल यूज़ होता है। अब आप सभी जानते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने में जो 0 डिग्री सेल्सियस जिस पर पानी बर्फ़ में बदलता है, तो अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो उसका तापमान कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आप अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो उसका पानी का हिमांक कितना होगा, 32 डिग्री। और अगर वाष्प बिंदु की बात करेंगे, मतलब भाप में जितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट होगा तो वो 212 होगा। तो हमारा जो स्केल होगा वो मिनिमम 32 और मैक्सिमम 212, इसके बीच में स्केल जो है वर्क करेगा। मतलब मिनिमम इतना टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है और मैक्सिमम इतना टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 212 में से 32 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180। मतलब इस स्केल में 180 बराबर भाग किए जा सकते हैं और हर एक भाग जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताएगा। अगला है आपका केल्विन पैमाना अथवा परमताप पैमाना। तो इस केल्विन जो है कौन सी प्रणाली में तापमान की इकाई है, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई है। अब यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में ही देखें तो हमें ये पैमाने को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम सबको डिग्री सेल्सियस में बहुत आसानी से याद रहता है कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर केल्विन की बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन का मान कितना होगा, तो 273 केल्विन। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जब केल्विन को शो करते हैं तो डिग्री नहीं लगाते, इसमें सिर्फ कैपिटल के सिंबल का यूज़ करते हैं, बाकी सब में डिग्री एफ, डिग्री सी करके यूज़ किया है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हो गया। और अगर हम वाष्प बिंदु की बात करें, उबलने की बात करें, तो 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो वो 373 होगा। 373 और 273 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा यहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कितने इक्वल पार्ट्स होंगे, 100 इक्वल पार्ट्स होंगे और हर एक भाग कितने को बताएगा, 1 डिग्री केल्विन को बताएगा। अब एक चीज़ और, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछ लिया जाता है, इस पैमाने के 0 केल्विन को, मतलब 0 केल्विन जो है वो उसको क्या बोलते हैं, हम परम शून्य कहते हैं। एक्चुअल में तो ये पैमाना 273 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर कोई पूछे तो 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है। फिर इसके बाद व्यावहारिक रूप से परम शून्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब 0 डिग्री केल्विन को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके बाद आ जाता है र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना जो है, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। और अगर उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 80 डिग्री। मतलब 0 से 80 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, 80 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। तो हर एक भाग जो है 1 डिग्री र्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा। आगे है तापमान मापने के पैमानों के बीच में संबंध। ये जो आपने 4 इसके यूनिट्स देखी, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, हम कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या र्यूमर या केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
अगर आपको याद है तो इसके बेसिस पर इजीली एक से दूसरे में कन्वर्जन पॉसिबल है। C/100 F-32/180 K-273/100 इज इक्वल टू R/80। यहाँ पर जो अगली लाइन है, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे सिंप्लीफाई किया है, नीचे आप देख रहे हैं 100, 180, 100, 80, तो ये सभी जो हैं 20 से डिविजिबल हैं। 20 से डिविजिबल हैं, अगर 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। इस तरीके से ये जो है सिंप्लीफाई होकर कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है आपका ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है। तो ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा की डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हो। अगला है तापमान। तापमान मतलब किसी चीज़ की गर्म अवस्था या ठंडी अवस्था की तीव्रता है। मतलब अगर किसी वस्तु में ऊष्मा है तो उसका कुछ न हर एक वस्तु का तापमान होता है। ऊष्मा की मात्रा कम है तो तापमान कम होगा, ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी तो तापमान ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद आ जाता है ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की जो इकाई है वो जनरली अगर हम CGS प्रणाली की बात करें तो कैलोरी यूज़ करते हैं, SI प्रणाली की बात करें तो हम जूल यूज़ करते हैं। हम तापमान की अगर बात करें तो तापमान के लिए हम जो है यहाँ पर 4 आपने यूनिट्स देखी हैं उसकी, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, तो ये इसकी इकाई हैं। आगे आ जाता है ऊष्मा जो है उसका थर्ड पॉइंट कि ऊष्मा का मान, मतलब ऊष्मा को किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जा सकता है, उसके लिए क्या ऐसा मापक यंत्र है। तो ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर है। आगे आप इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर तापमान को मापने के लिए जो है थर्मामीटर है, पायरोमीटर है, अलग अलग डिवाइसेस हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना रेंज का टेम्परेचर मेज़र करना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी उसके तापमान अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो वस्तुएं हैं, उनमें सेम हीट है, ठीक है, लेकिन उसके टेम्परेचर जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ये जो है इस चीज़ को समझने में आसानी होगी जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला है नेक्स्ट पेज पर, Q = ms∆T। तो अगर वहाँ पर जो है तापमान में अंतर बराबर है और तापमान में अंतर और उसकी स्पेसिफिक हीट का जो गुणनफल है उसका मान अगर Q के इसको थोड़ा सा समझने के लिए अगला वाला जो पेज है उस पर फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो इसको और आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ तापमान की अगर हम लाइन देखेंगे, दो वस्तुओं के तापमान बराबर होने पर भी उसकी ऊष्मा की मात्राएं अलग हो सकती हैं। इस चीज़ को पहले समझिए तो उसको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए हम पानी की बात करें और एक जगह ऑयल या तेल की बात करें, तो आप देखते हैं कि ऊष्मा जो देते हैं दोनों का हमें तापमान मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। तो जो पानी को गर्म करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होगी वो अलग होगी, और जो ऑयल को गर्म करके 10 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए ऊष्मा की मात्रा होगी वो अलग होगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन जो हीट रिक्वायर्ड है उसको उस तापमान तक लाने के लिए उसकी मात्राएं क्या क्या हैं, अलग अलग हैं। फिर इसके बाद दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्राएं, यहाँ पर जो है ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि दो वस्तु हैं, ऊष्मा की मात्राएं दोनों में बराबर हैं, फिर भी उनके जो टेम्परेचर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ऊष्मा की मात्राएं बराबर क्यों होंगी? ऊष्मा की मात्राएं बराबर इसलिए होंगी क्योंकि तापमान में भले ही डिफरेंस हो, लेकिन वो तापांतर और उसका जो विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल है वो बराबर आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तापमान अलग अलग होंगे फिर भी ऊष्मा की मात्राएं बराबर हो जाएंगी। फिर इसके बाद अगला है ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की दिशा में होता है। तो ऊष्मा का तापमान जो है, इस चीज़ को और अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूं
कि मान लीजिए एक गर्म वस्तु है, दूसरी ठंडी वस्तु है, एक का तापमान जो है वो T1 है, दूसरे का T2 है, या T1 ना लेकर 50 है और दूसरे का 30 है, तो 50 वाले से 30 वाले में हीट ट्रांसफ़र होगा। यही बोल रहा है ये, उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा जितनी गर्म वस्तु से निकलेगी, और मान लीजिए और कोई वहाँ पर पदार्थ नहीं उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, तो जितनी गर्म वस्तु से ऊष्मा निकलेगी उतनी ठंडी वस्तु के द्वारा अवशोषित की जाएगी। तो यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा बराबर है, लेकिन दोनों वस्तुओं का तापमान क्या है, अलग है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि एक उच्च तापमान वाली वस्तु है और दूसरी निम्न तापमान वाली है। उच्च तापमान वाली वस्तु से जब तक ऊष्मा निकल रही है, और जितनी ऊष्मा निकल रही है वो पूरी की पूरी निम्न तापमान वाली वस्तु में जा रही है। तो ये जितनी इस उच्च तापमान वाली वस्तु से ऊष्मा निकलेगी, उतनी ही दूसरी वस्तु जो निम्न तापमान वाली है उसको ग्रहण करेगी। कब तक? जब तक कि दोनों के तापमान समान हो जाए। तो इनिशियली तो टेम्परेचर अलग अलग था, लेकिन ऊष्मा की मात्राएं क्या थी, बराबर। इससे जितनी निकली दूसरे में उतनी गई। अब आगे ऊष्मा का प्रवाह, नेचुरली जो फ्लो होता है हमेशा वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो की तरफ होता है। तो सेम चीज़ ये कि अगर किसी का तापमान ज़्यादा है तो मतलब उसमें से ऊष्मा निकलेगी और कहाँ जाएगी, निम्न तापमान वाली वस्तु की तरफ। यहाँ तापमान के केस में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि समान पदार्थ की वस्तुओं में ऊष्मा बढ़ाने से तापमान बढ़ता है। मतलब अगर, सही बात है, आप किसी पदार्थ को गर्म करोगे तो क्या होगा, आप गर्म कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो। ऊष्मा दे रहे हो तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं तापमान मापने के यंत्र। तापमान मापने के जो यंत्र हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहला है थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज़ जनरली जो है मतलब जनरली फीवर वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा और भी डिवाइसेस रहती हैं। तो यहाँ पर जो है थर्म का मतलब, ये ग्रीक वर्ड है, थर्म का मतलब होता है हीट, और हीट को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा। और मीटर का अर्थ होता है मापने वाला यंत्र, तो ऊष्मा मापक यंत्र। इस प्रकार थर्मामीटर का अर्थ है ऊष्मा मापने का यंत्र। तो इससे हमें तापमान जो है ऊष्मा की ही माप है। इस प्रकार तापमान मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर जो है आप सभी ने यूज़ किया होगा। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल, क्वार्ट्ज वगैरह की बनी रहती है। उसके अंदर एक लिक्विड रहता है, एक अंदर पतली सी ट्यूब रहती है, बहुत मतलब पतली। इसको कैपिलरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका व्यास बहुत कम है इसकी लंबाई की तुलना में। और इस कैपिलरी ट्यूब में क्या भरा होता है, एक द्रव। जनरली पारे का यूज़ किया जाता है, अल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है। और इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब के ऊपर एक स्केल बना रहता है, और यहाँ पर ये कंटेनर है। ये वाला पार्ट जो है किसके संपर्क में आता है, जिसका तापमान मापना है। और स्केल की सहायता से तापमान मापना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चित्र में लिक्विड या मेटेलिक थर्मामीटर दर्शाए गए हैं। इसके बाद ऊष्मा के संपर्क में आने पर ये द्रव व ठोसों के प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये जो पारा है यहाँ पर भरा हुआ है, जब इस थर्मामीटर को किसी गर्म स्थान पर या किसी गर्म वस्तु का तापमान मापने के लिए रखा जाएगा, तो इसके अंदर जो पारा भरा हुआ है उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। उसमें ऊष्मा पाकर वो प्रसारित होगा, आयतन बढ़ेगा उसका। तो जितना ही एक्सपांड होगा इस ट्यूब में, तो क्या होगा, जितना ही एक्सपांड होगा उतना और जितना एक्सपांड होगा, जिस पॉइंट तक ये एक्सपांड होगा, यहाँ जो इसका जिस पॉइंट तक एक्सपांड होगा, वो जो पॉइंट होगा वो क्या शो करेगा, उस वस्तु का तापमान या टेम्परेचर शो करेगा। ठीक है, पारे का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये अंदर ये जो ट्यूब है जिसके अंदर इसको लिया गया है, संग्रहित किया गया है, उससे ये चिपकता नहीं है, कैपिलरी ट्यूब से चिपकता नहीं है। ठीक है, तो मरकरी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये चमकीली होती है, मतलब देखने में आसानी विजिबल होगा, और कैपिलरी ट्यूब से चिपकती नहीं है। मैक्सिमम इससे कितना तापमान माप सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो पहली चीज़ ये पता होना चाहिए, मरकरी का यूज़ जनरली किया जाता है। मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है, या मरकरी और अल्कोहल दोनों जो है समान रूप से प्रसारित होता है। फिर इसके बाद किस तरह की ट्यूब रहती है, कैपिलरी ट्यूब रहती है। अगली चीज़ ये कि कितना टेम्परेचर मैक्सिमम पॉसिबल मेज़र कर सकते हैं, तो 300 डिग्री सेल्सियस मेज़र कर सकते हैं।
फिर इसके बाद ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपने द्रव यूज़ किया है वो किस तापमान पर वाष्प में बदलने लगता है। जिस तापमान पर वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाएगा फिर उसकी वर्किंग एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है वो अंदर जो फ्लूइड आप भरते हो, द्रव जो भरते हो उसके हिसाब से डिसाइड होती है। अगला है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है बहुत ही उच्च तापमान वाली वस्तुओं को मापने के लिए होता है। जैसे भट्टियों वगैरह का तापमान मापना होता है तो वहाँ पर आप थर्मामीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ हज़ारों के रेंज में टेम्परेचर होता है। तो उच्च तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब इसमें ये दो प्रकार के पायरोमीटर दिखाए गए हैं आपका। पहला थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर है और दूसरा रेडिएशन पायरोमीटर है। थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, तो ये जो पायरोमीटर है ये एक विद्युत परिपथ रहता है और इसमें दो भिन्न धातु के तार रहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं डायग्राम में, एक धातु ये है और दूसरी धातु ये है। तो दो भिन्न धातु रहती हैं और ये एक परिपथ बनाया हुआ है। इसमें एक एमीटर लगा हुआ है और एमीटर की सहायता से फिर टेम्परेचर मेज़र किया जाएगा। ये कंप्लीट एक सर्किट है जिसकी वजह से इसमें करंट का फ्लो होगा और करंट का फ्लो हम एमीटर से रीड करेंगे और आगे जाके उसका जो डिफ्लेक्शन है वो उससे टेम्परेचर पता चलेगा। तो यहाँ विद्युत परिपथ का उपयोग कर रहे हैं थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर में, और दोनों तारों को सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है। दो जंक्शन बना दिए जाते हैं। एक जंक्शन है ये, इसको हॉट जंक्शन बोलेंगे। क्योंकि हॉट जंक्शन क्यों बोलेंगे, जिस वस्तु का तापमान मापना है इसको वहाँ रखा जाएगा। और दूसरा यहाँ पर जो है जो जंक्शन रहेगा ये वो रहेगा कोल्ड जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो दो जंक्शन बना दिए इनने। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगला जो कार्य है, अगला जो काम है, तारों के जंक्शन का तापमान एक जंक्शन का तापमान दूसरे की अपेक्षा अधिक रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर जिस जंक्शन से मेज़र करेंगे उसका ज़्यादा होगा और दूसरा जो जंक्शन रहेगा वो कम तापमान पर रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इस तापांतर की वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसका परिमाण किस पर, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान उसका परिमाण किन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस पर, यहाँ उच्च तापमान और निम्न तापमान में कितना अंतर है, और दूसरा कि ये किस तरह के धातुएं हमने यूज़ किए हैं। कॉपर कॉन्स्टेंटन का यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम रोडियम का यूज़ किया जाता है। तो आप जो धातुएं यूज़ कर रहे हैं दोनों तारों को बनाने के लिए, उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है करंट का फ्लो। फिर इसके बाद इसमें जो है ये लिखा हुआ है आगे कि जनरली कॉपर कॉन्स्टेंटन का एलिमेंट लगाया जाता है। मतलब एक कॉपर वायर होगा, दूसरा कॉन्स्टेंटन वायर होगा, और इससे लगभग कितना तापमान मापा जा सकता है, 600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जा सकता है। फिर इसके बाद इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा तापमान मापना है तो उस तरह की धातु यूज़ करनी पड़ेगी। तो प्लेटिनम रोडियम का भी यूज़ कर सकते हो आप, वहाँ पर 1600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हो। तो फिर से इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये दो तार लिए, एक कॉपर का मान लीजिए और दूसरा कॉन्स्टेंटन का, जंक्शन बनाए। ये उच्च तापमान वाला है, ये निम्न तापमान वाला है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब जिस वस्तु का तापमान मापना है इस जंक्शन को उसके पास रख दिया जाएगा। एक बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कराते हैं, उसके पास रखते हैं। तो उस गर्म वस्तु से जो विकिरण निकलेंगे उससे ये जंक्शन क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो यहाँ पर तापांतर उत्पन्न होगा। तापांतर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस थर्मोकपल में। तो उसको कैसे देखा जाएगा, ये एमीटर लगा करके उसको रीड किया जाएगा। और जो एमीटर में जो डिफ्लेक्शन है आगे जाके, आजकल मल्टीमीटर का भी यूज़ किया जाता है, तो एमीटर में जो चेंजेस आ रहे हैं करंट के फ्लो में, उसको हम कैसे रीड करेंगे, टेम्परेचर स्केल से रीड कर लेंगे। इसका एक और डायग्राम है मेरे पास में, इसको दिखाने के लिए इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैं। फिर इसके बाद है अगला रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर जो है
यहाँ पर हम लेंस का यूज़ करेंगे। ये भी थर्मो इलेक्ट्रिक, ये भी जो है थर्मोकपल जैसा ही है, मतलब जंक्शन बनाकर ये थर्मोकपल डायरेक्टली इनने लगा दिया है। तो यहाँ पर रेडिएशंस जो विकिरण हैं उसको लेंस की सहायता से एकत्रित किया जाएगा थर्मोकपल पर, और फिर उसकी वजह से तापांतर यहाँ पर उत्पन्न होगा, और फिर जितना तापांतर की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा उससे करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 3000 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर रेडिएशन टाइप का पायरोमीटर यूज़ करेंगे। रेडिएशन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विकिरण। एक लेंस लगा दिया। लेंस क्या करेगा, जो भी उच्च तापमान वाली वस्तु से विकिरण निकल रहे हैं उसको एक बिंदु पर एकत्रित करेगा। यहाँ पर एक प्लेटिनम की फॉइल लगी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने थर्मोकपल लगा दिया, ये थर्मोकपल आपने लगा दिया, तो ये थर्मोकपल वैसे ही एक दो तार लिया आपने, एक हॉट जंक्शन बनाया मतलब गर्म जंक्शन, और दूसरा ठंडा जंक्शन, और फिर इसके बाद यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें कनेक्ट कर दिया आगे एमीटर, और एमीटर से आगे जो है टेम्परेचर स्केल। तो ये क्या होगा कि जो भी विकिरण निकलेंगे उच्च तापमान वाली वस्तु से वो लेंस के द्वारा प्लेटिनम फॉइल पर एकत्रित हो जाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर हॉट जंक्शन बन जाएगा, मतलब गर्म जंक्शन बन जाएगा। गर्म जंक्शन और जो है ठंडे जंक्शन के बीच में जितना ज़्यादा तापमान में अंतर होगा उसकी वजह से यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मीटर पर रीड कर लिया जाएगा, ठीक है। और उससे जो है जो भी टेम्परेचर है इस गर्म वस्तु का उसको पता किया जाएगा। अगला है आपका ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के नियम, तो सबसे पहले जूल का नियम। जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और वो कैसा एक्सपेरिमेंट था, ये अगली आपकी बुक में ये डायग्राम अगले उसमें दिया हुआ है। तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने कंक्लूज़न निकाला था कि ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते रहते हैं। ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते रहते हैं। इसी के बेसिस पर जैसे आप स्टीम इंजन वगैरह देखते हैं, भाप के जो इंजन हैं, तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि भाप है, भाप से क्या किया जा रहा है, इंजन को चलाया जा रहा है। तो भाप जो है उसमें क्या है, एक्चुअल में ऊष्मा है, और उससे इंजन को चला रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, यांत्रिक कार्य हो रहा है। तो ऊष्मा किस में बदल रही है, कार्य में बदल रही है, ठीक है। कार्य से भी आप जो है ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। इसका उल्टा भी जो है पॉसिबल है, जो अगला आपके डायग्राम में दिया हुआ है। तो इस तरीके से कार्य और ऊष्मा परस्पर एक दूसरे में, ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन 100% कन्वर्जन या रूपांतरण पॉसिबल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल कार्य को ऊष्मा में बदलने का ये है कि यहाँ पर जैसे पंखा चल रहा है तो क्या हो रहा है, यांत्रिक कार्य हो रहा है, पंखे का घूमना। लेकिन जो पंखे के घूमने की वजह से क्या हो रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, और वो कार्य जो कार्य हो रहा है वो अल्टीमेटली ऊष्मा में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ऊष्मा और कार्य परस्पर जो है आपस में बदलते रहते हैं। क्लॉसियस ने जो नियम दिया था, इसका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता, इस रेफ्रिजरेटर में इस प्रिंसिपल मतलब एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मोटर्स वगैरह हैं तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो जैसे हम सबसे अच्छा देखें कि घर में जो मोटर्स हैं और हमें पानी चढ़ाना है नीचे से ऊपर, टंकी जो आपकी ऊपर रखी रहती है उसमें अगर आपको पानी चढ़ाना है तो नीचे से ऊपर मतलब एक निश्चित ऊंचाई पर आपको पानी चढ़ाना है। तो निश्चित ऊंचाई पर पानी चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नेचुरल फ्लो अपने आप जो है पानी नीचे से ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। नीचे से ऊपर पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता होगी, किसी बाहरी बल की आवश्यकता होगी। इसलिए आप जो है वाटर पंप का यूज़ करके पानी को जो है नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही चीज़ इस नियम में कही गई है कि ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर बिना किसी बाह्य साधन के चलती है, लेकिन यह असंभव है कि बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर बढ़े। एक्चुअल में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है उसके बेसिस पर दिया है। तो
आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई वस्तु अगर नीचे है, मान लीजिए पानी नीचे है, तो उसमें ऊंचाई कम है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम है। अगर कोई वस्तु ऊपर है तो वहाँ पर जो है ज़्यादा ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, मतलब टंकी में जो पानी होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि mgh, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, लेकिन जो h है वो चेंज हो रहा है। तो जो वस्तु ऊंचाई पर है उसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो आपको जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा पे किसी वस्तु को स्थानांतरित करना है तो किसी न किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी ही। बिना बाहरी स्रोत की मदद के आप उस वस्तु को नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे आप वाटर पंप का यूज़ करते हैं तो वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा पर पानी को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर जो है फ्रिज को ठंडा, अंदर जो है ऊष्मा, अंदर की ऊष्मा को बाहर फेंकता है। तो अंदर की ऊष्मा को बाहर फेंकने के लिए किसी न किसी डिवाइस की तो ज़रूरत है ना। बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के वो अंदर की ऊष्मा को बाहर कैसे फेंक सकता है? तो यहाँ पर जो है इवॉपरेटर से जब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाता है, ये चीज़ें आप लोगों ने जब तक साइकिल नहीं देखोगे उसके तो समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंदर की ऊष्मा, फ्रिज से ऊष्मा को कहाँ भेजना है? बाहर की तरफ भेजना है। तो फ्रिज से अंदर का तापमान कम है, बाहर का तापमान ज़्यादा है। अंदर का तापमान कम कैसे है? क्योंकि अंदर की ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो अंदर की ऊष्मा को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अंदर का तापमान कम है, बाहर का तापमान ज़्यादा है। तो अंदर की ऊष्मा को कम रखने के लिए उसमें एक ऐसी बाहरी डिवाइस यूज़ की गई है जिसकी वजह से क्या होता है, हीट का फ्लो निम्न तापमान वाली वस्तु से उच्च तापमान वाली वस्तु की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। कंप्रेशर बोलते हैं हम उसे, ठीक है। तो अतः इसका अर्थ है कि एक पदार्थ केवल अधिक ताप वाले दूसरे पदार्थ से ऊष्मा को सोखता है। अगला है आपका थर्मस फ्लास्क। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो मैं आपको और दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अगला है आपका थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क आप सभी ने देखा है कि जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उसमें बहुत देर तक गर्म वस्तु है तो बहुत देर तक गर्म रहती है, ठंडी है तो बहुत देर तक ठंडी रहती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे ठंडी वस्तुओं को देर तक ठंडा या गर्म वस्तुओं को देर तक गर्म रखने के लिए एक विशेष प्रकार की बॉटल बनाई जाती है। तो इसमें क्या ऐसा किया जाता है? इसमें जो है बॉटल की जो दीवार होती है तो वो दोहरी दीवार बनाई जाती है, शीशे की दोहरी दीवार बनाई जाती है। और इसके अंदर की जो सतह है उस पर क्या किया जाता है? चांदी की कलई, चांदी की जो परत है वो चढ़ा दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने ठंडी वस्तु लिया, ठंडी वस्तु उस बॉटल में भर रखी है। अब बाहर का तापमान ज़्यादा है और आपको इसको ठंडा बनाए रखना है। तो क्या होगा कि बाहर का तापमान ज़्यादा है तो ऊष्मा कहाँ से कहाँ आएगी? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ, मतलब बाहर से उस बॉटल में। लेकिन जो इसकी दोहरी दीवार है, एक तो शीशे की बनाई है जो कुछ अलग पदार्थ है ऊष्मा का, दूसरा आपने दोहरी बनाकर और उसमें भी क्या किया है? दोहरी बनाने का कारण उस पर चांदी की कलई। तो जो भी विकिरण के माध्यम से, क्योंकि अगला अभी आप अगले उसमें पढ़ेंगे कि ऊष्मा का जो है संचरण चालन, संवहन और विकिरण विधि से होता है। तो चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण में नहीं होती। तो विकिरण विधि से जो भी अगर ऊष्मा अंदर आ भी गई तो वहाँ पर चांदी की कलई लगाने से वो विकिरण जो है क्या हो जाएंगे? परावर्तित हो जाएंगे। तो अंदर बॉटल के अंदर जो द्रव है उसमें नहीं जा पाएंगे, जिससे कि अंदर जो द्रव पदार्थ है वो ठंडा रहेगा। अगर बाहर से ऊष्मा मिल रही है, उसको आना चाहे, बाहर से ऊष्मा अंदर की तरफ आ रही है, तो पदार्थ को ठंडा रखने के लिए अंदर की परतों पर जो है एक परावर्तित पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है। और इनके बीच की वायु बिल्कुल वैक्यूम, क्योंकि वायु भी एक माध्यम है, तो बिल्कुल अंदर इस तरीके से बिना माध्यम का स्थान बना दिया जाता है, जिससे कि ऊष्मा स्थानांतरण विकिरण विधि से संभव ना हो। अगला है आपका आर्द्रता। वायुमंडल के प्रत्येक स्थान पर आर्द्रता मतलब ये है कि वायु में जो नमी की मात्रा है, जलवाष्प की मात्रा है, उसको हम आर्द्रता बोलते हैं।
जैसे गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा रहता है तो वायु में आर्द्रता की मात्रा, वाष्प में जल वाष्प की मात्रा कम रहती है। ठंड के दिनों में हम बात करें तो जो है तापमान उतना ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए वातावरण ठंडा रहता है, इसलिए जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के आसपास पूरा वायुमंडल है, अलग अलग गैसों का समूह है। तो प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय पर जलवाष्प क्या रहती है, उपस्थित रहती है। और ये जलवाष्प पृथ्वी पर स्थित तालाब, नदी, झील, समुद्र के जल में बदलने के कारण होती है। ये जो जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के, उससे जलवाष्प बनती है, क्योंकि वो खुले हुए हैं, उसके ऊपर वायु है, और वायु जो है अगर उसका तापमान ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, अपने से ऊष्मा मतलब यहाँ पर जो है वायु है, और वायु का तापमान ज़्यादा है, तो जो तालाब की ऊपरी सतह पर ऊपरी सतह है उसमें जो जल है वो किसके संपर्क में आएगा, वायु के गर्म वायु के संपर्क में आएगा, तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा ना। तो ये भी जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उन के ऊपरी सतह पर जो जल है वो क्या होता है कि वातावरण का तापमान ज़्यादा होने की वजह से वाष्प में बदल जाता है, और यही जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं। फिर इसके बाद आर्द्रता मिति। आर्द्रता मिति क्या कहलाता है, इसको देखिए कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, और तथा दाब के प्रभावों का मतलब हम ये जो आर्द्रता मिति है इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है और उस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रेशर के हिसाब से। प्रेशर जहाँ पर बदल रहा है उस हिसाब से जलवाष्प की मात्रा में क्या अंतर आ रहा है, क्योंकि प्रेशर बदलेगा तो तापमान बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलेगा तो जलवाष्प की मात्रा भी बदलेगी। तो यही जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आर्द्रता मिति कहलाता है। फिर इसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, वायुमंडल के 1 घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित आयतन ले लिया और उसमें जितनी जलवाष्प की मात्रा है उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता बोल रहे हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, जब भी किसी वर्ड के साथ, जैसे द्रव्यमान भार घनत्व में आपने आपेक्षिक घनत्व, जब भी किसी चीज़ के साथ आपेक्षिक जुड़ जाता है मतलब उसका उस वस्तु की जो आर्द्रता है या जो भी राशि आप निकाल रहे हो किसी की और की सापेक्ष जब आप निकालने लगते हो तो वो आपेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता आप बोल सकते हो, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, पहले इसको देख लेते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता बराबर स्मॉल m अपन कैपिटल M इंटू 100%, ये परसेंटेज में मेज़र किया जाता है। स्मॉल m क्या है कि आपने एक स्थान जो है लिया और आप उस स्थान में देख रहे हो कि कितनी वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा है, तो वो स्मॉल m क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर स्थान पर जलवाष्प की मात्रा कितनी है। अब आपने क्या किया कि उस स्थान पर जलवाष्प की मात्रा जितनी थी आप वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा और बढ़ाते जा रहे हैं कि मैक्सिमम कितना जलवाष्प की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, वाटर, भाई आप जैसे घर में कूलर का यूज़ करते हो तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ाने के लिए ही ना, क्यों, क्योंकि आप वाटर का जो है वहाँ पर जहाँ पे कूलर चलेगा तो वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस क्यों हो रही है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई है। आप जब भी किसी झरने, तालाब, नदी के पास जाते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, क्यों, जलवाष्प की मात्रा की वजह से। तो आप अगर उस स्थान पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ाते जाते हो, जलवाष्प की मात्रा बढ़ाते जाते हो तो क्या होगा कि वो स्थान में जलवाष्प की मात्रा बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सीमा आएगी जहाँ पर अब और जलवाष्प की मात्रा बढ़ाना संभव नहीं होगा। तो वो स्थिति जब और ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा उस स्थान में नहीं समा सकती, इसको हम बोलते हैं संतृप्त अवस्था, जब वायुमंडल और अधिक जलवाष्प ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी जलवाष्प को ग्रहण करने की वो आ चुकी है, तो ये संतृप्त अवस्था है। तो कैपिटल M बता रहा है कि संतृप्त अवस्था में उस स्थान पर जलवाष्प की मात्रा कितनी, और M क्या था, नेचुरली जितना जलवाष्प की मात्रा उसमें शुरुआत में थी वो इंटू 100%।
तो ये जो आपेक्षिक आर्द्रता हमेशा 100 से कम ही आएगी, क्योंकि कैपिटल एम का मान ज़्यादा होगा स्मॉल एम की तुलना में, तो हमेशा 100 से कम ही आएगी। तो ये इसकी कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान है। ये आपेक्षिक आर्द्रता के लिए फॉर्मूला है। अब इसी चीज़ को और इस तरह से दाब के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पी भी इज इक्वल टू एम आर टी। पी क्या है, दाब है, वी क्या है, आयतन है, एम जो है पदार्थ की मात्रा है, आर जो है उसका गैस स्थिरांक है, और टी टेम्परेचर है। तो मान लीजिए कि अगर कमरे का तापमान जो है वो स्थिर है, कमरे का तापमान स्थिर है, कमरा आपने ले लिया तो आयतन भी निश्चित हो गया। अब पदार्थ की जो मात्रा है मोल, उसको कंसीडर कर लेते हैं, 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दाब है डायरेक्ट पदार्थ की मात्रा ही तो है ये। तो यहाँ पर आयतन निश्चित हो गया, तापमान निश्चित हो गया, स्थिरांक तो पहले से ही निश्चित है। तो जो पदार्थ जलवाष्प की मात्रा है वो किसके समानुपाती हो रही है, डायरेक्टली दाब के। तो ये जो है जलवाष्प की मात्रा इनिशियली जो थी वो दाब, उस पर दाब कितना हो गया, पी। संतृप्त अवस्था के केस में जो है जलवाष्प की मात्रा कैपिटल एम है, तो उस कंडीशन में दाब भी परिवर्तित होगा, वो हो जाएगा कैपिटल पी इंटू 100। तो इस तरीके से या तो मात्रा के बेसिस पर आप आपेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर दाब के बेसिस पर। अगला है इसमें ऊष्मीय या तापीय प्रसार। तो अधिकांश ऊष्मीय या तापीय प्रसार मतलब जब कोई वस्तु ऊष्मा लेती है तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ता है और इसके साथ साथ उसकी जो भौतिक आकृति आकार है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो इसको जो अगर किसी वस्तु को का ऊष्मा ग्रहण करने के बाद मान लीजिए वो और ज़्यादा फैलती जा रही है, तो ये जो उसका फैलना है, आयतन का बढ़ना है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रसार बोलेंगे। तो अधिकांश वस्तुएं गर्म करने पर फैल जाती हैं और ठंडा करने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। तो गर्म होकर वस्तुओं के फैलने की घटना को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में उनमें प्रसार होता है। तो यही जो प्रसार, और अगर वहाँ पर गैप नहीं रखा तो क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, एक पटरी दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी जहाँ पर जॉइंट्स होता है। तो इसीलिए जो है ये इस घटना को क्या बोला जाता है, धातु का ऊष्मा पाकर फैलना, उसमें प्रसार बोला जाता है। इसका कारण गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच औसत दूरी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और उसमें प्रसार की अगर पदार्थों की जो अवस्था है उसके हिसाब से बात करें तो ठोसों में सबसे कम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठोसों में कम क्यों होगा, क्योंकि अणुओं के बीच का बंध बहुत मजबूत होता है, इसलिए ठोसों में प्रसार बहुत कम हो पाता है। गैस में अणुओं के बीच का जो बल रहता है बहुत ही कमज़ोर रहता है, इसलिए वो आसानी से ऊष्मा पाकर एक दूसरे से दूर गति कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो अगला दिया हुआ है, ठोसों के ऊष्मीय प्रसार। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार सबसे पहले दिया हुआ है पहला पॉइंट, ठोसों का रेखीय अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार। तो रेखीय अथवा अनुदैर्ध्य प्रसार मतलब सिर्फ एक ही विमा में परिवर्तन आ रहा है। मान लीजिए कि कोई लंबी रॉड वगैरह है, ठोस है, रॉड है तो, और आप उसको गर्म कर रहे हो और वो उसकी लंबाई और बढ़ती जा रही है, तो इस तरह का जो प्रसार है उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय या अनुदैर्ध्य भी बोला जाता है इसको। अगर किसी चीज़ की लंबाई जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसको अनुदैर्ध्य दिशा बोली जाती है, और प्रसार हो रहा है यहाँ पर ऊष्मा पाकर, इसलिए इसको रेखीय या अनुदैर्ध्य प्रसार। मतलब जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म करता है तो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अतः ठोस के किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी को ऊष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार या अनुदैर्ध्य प्रसार बोला जाएगा। ठोस की लंबाई तापमान वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। सही बात है। तो यहाँ पर इसको एक फार्मूला निकाला है कि रेखीय प्रसार निकालने का क्या फार्मूला है। मान लीजिए कोई छड़ ली है, ने रॉड ली है, उसकी लंबाई कितनी है, एल है। जब आपने टी तापमान बढ़ाया उस रॉड का तो उसकी लंबाई पहले तो एल थी, अब और कितनी है, बढ़ गई, डेल एल और बढ़ गई उसमें, तो टोटल लंबाई होगी एल प्लस डेल एल। तो अगर ये बढ़ी हुई लंबाई की बात करें, जो जितना लंबाई में परिवर्तन आया, डेल मतलब लंबाई में
परिवर्तन बता रहा है, और एल मतलब लंबाई। तो जितना लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके समानुपाती है, उसकी लंबाई और उसके तापमान के अंतर के। सही बात है, जितना ज़्यादा तापमान में अंतर होगा उतनी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी, और जितनी लंबाई होगी, लंबाई तो बढ़ ही रही है ना, तो लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है और तापमान में अंतर के भी अनुक्रमानुपाती है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद ये जो अल्फ़ा है नियतांक, वो किस पर निर्भर करेगा कि हमने कौन सा पदार्थ लिया है, किस तरह की धातु हमने उपयोग की है। ठीक है। फिर इसके बाद अल्फ़ा का मान निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका यहाँ पर तिर्यक गुणा, तो डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। डेल एल क्या है, लंबाई में वृद्धि है, एल प्रारंभिक लंबाई है, डेल टी तापमान में वृद्धि है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देनी होगी, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करेंगे, तापमान में जो वृद्धि है मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल। तो यहाँ पर उसको डिफाइन किया गया है कि यदि किसी पदार्थ की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर तापमान में होने वाली वृद्धि तथा छड़ की लंबाई के अनुपात को, मतलब आपने अगर इसको 1 कंसीडर किया तो लंबाई में जो वृद्धि हुई है और प्रारंभिक लंबाई, इन दोनों का अनुपात को क्या बोलेंगे हम, रेखीय प्रसार गुणांक है, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। और इसकी इकाई ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, तो लंबाई के मात्रक दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ तापमान का मात्रक। तो जनरली अगर आप डिग्री सेल्सियस यूज़ कर रहे हो तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, प्रति डिग्री सेल्सियस, जो भी आप लंबाई का मात्रक यूज़ कर रहे हो। अगला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होगा, क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन आ रहा है, जैसे कोई प्लेट नुमा कोई चीज़ आपने ली है और उसको आप गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी सतह उसकी फैलेगी। सतह फैलेगी मतलब उसका क्षेत्रफल जो है पहले जितना था अब उससे और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हमने रॉड ली थी और उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी। उसकी रॉड मतलब उसका जो चौड़ाई थी उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य थी, इसलिए हम सिर्फ लंबाई की ही बात कर रहे थे, एक ही विमा की बात कर रहे थे। अब यहाँ जो है प्लेट है तो जिसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है लेकिन मोटाई कम है, तो वहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो क्षेत्रफल सतह में पूरी वृद्धि हो रही है। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। तो तापमान वृद्धि के कारण ठोस के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को ठोस का क्षेत्रीय प्रसार, मतलब प्लेट वगैरह जैसी चीज़ें हैं, आप उसको गर्म करोगे तो वो पूरी सतह का प्रसार होगा, इसलिए उसको क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे। तो चादर मतलब वही प्लेट, चादर, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर उसने डिफ़ाइन किया है कि मान लीजिए कोई सतह है, पटल है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। फिर इसके बाद उसके तापमान में वृद्धि डेल टी है। अब अगर तापमान बढ़ाया तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई डेल ए, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, ए प्लस डेल ए। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल में अगर वृद्धि देखें तो किस किस के समानुपाती है, पहले वाला जो क्षेत्रफल था उसमें और वृद्धि हुई ना, तो वो उसके समानुपाती हुआ, और जितना तापमान में अंतर होगा उसके समानुपाती होगा। तो ये इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा जो क्षेत्रफल में वृद्धि। जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे नियतांक आएगा, तो यहाँ पर नियतांक होगा बीटा ए डेल टी। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पर ये जो नियतांक है सेम चीज़ के बीटा का मान निकाला, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिया, डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी, क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल में तापमान में वृद्धि। अब डेल टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है तो डेल टी अपॉन ए हो गया ये। तो इन्होंने फिर डेफिनेशन दी थी उसकी कि अगर तापमान में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस की हुई है तो क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होगा। अगला है ठोसों का आयतन प्रसार। ठोसों का आयतन प्रसार को हम देख लेते हैं। ठोसों को गर्म करने पर उसका आयतन, मतलब ऐसी कोई घनाभ के आकार की कोई चीज़ ली है आपने और उसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो वहाँ पर घनाभ के आकार की चीज़ है, मतलब उसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, और आप उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा कि तीनों में परिवर्तन आएगा, तीनों विमाओं में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयतन में प्रसार। जैसे लोहे की ठोस गेंद को आपने ले लिया और उसको आप गर्म कर रहे हो तो पूरा उसका आयतन बढ़ेगा, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे आयतन में प्रसार।
इसके लिए हम पहले प्रारंभिक आयतन देख लेंगे कितना है, कितना तापमान बढ़ा रहे हैं वो देख लेंगे। तो आयतन में जो प्रसार होगा वो प्रारंभिक आयतन और तापमान की वृद्धि के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे नियतांक आएगा, यहाँ पर गामा। सेम नियतांक यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए अलग अलग नियतांक यूज़ किए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें गामा ही होगा, लेकिन नियतांक अलग होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगला है, ये सभी नियतांकों का मान किस पर निर्भर करेगा, आपने जो पदार्थ यूज़ किया उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो गामा का मान निकाल लिया तेरे गुण करके कि डेल वी अपॉन वी इंटू डेल टी, आयतन में वृद्धि प्रारंभिक आयतन इंटू तापमान में वृद्धि। डेल टी का मान अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो गामा बराबर डेल वी अपॉन वी हो जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो वही चीज़ डेफिनेशन देने के लिए कि अगर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है तो आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात है उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक बोलेंगे। अगर किसी पदार्थ के लिए, किसी ठोस पदार्थ के लिए तीनों उसके प्रसार गुणांकों की बात करें अल्फा बीटा गामा, तो उनमें जो रिलेशन होता है 1:2:3 होता है। अगला है द्रव का ऊष्मीय प्रसार। अभी तक हम लोगों ने ठोसों के ऊष्मीय प्रसार की बात की थी, अब हम द्रव का ऊष्मीय प्रसार देखेंगे। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, सिर्फ आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्रवों के रेखीय क्षेत्रीय परिवर्तनों को ज्ञात करना संभव नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आयतन निश्चित होता है। तो द्रवों को बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है, जिस कारण द्रव के साथ साथ ठोस के बर्तन में भी प्रसार होता है, परंतु द्रव की तुलना में ये प्रसार नगण्य होता है। तो इसमें दो तरीके से प्रसार देखा जाएगा, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है पूर्ण या वास्तविक प्रसार। तो प्रत्यक्ष प्रसार में सिर्फ द्रव के प्रसार को देखा जाएगा, ये माना जाएगा कि जिस बर्तन में उस द्रव को लिया गया है उसका प्रसार नगण्य है। तो प्रत्यक्ष प्रसार वह प्रसार है जो अशंकित बर्तन में, मतलब हम ये अशंकित बर्तन में रखे द्रव को गर्म करने पर होता है। ये क्रिया उस बर्तन में होती है जिसमें प्रसार नहीं होता। हम ये मानेंगे कि बर्तन में कोई प्रसार नहीं हो रहा है, सिर्फ द्रव में प्रसार हो रहा है जब हम द्रव पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं। अगला है प्रत्यक्ष प्रसार गुणांक। तो ये प्रत्यक्ष प्रसार गुणांक की जब हम बात करेंगे तो ये गुणांक कैसे निकालेंगे, ये सेम तरीका जो अभी हमने यहाँ पर किया था कि द्रव के आयतन में प्रत्यक्ष वृद्धि, यही कर रहे थे हम, यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहे थे, अपॉन में द्रव का प्रारंभिक आयतन इंटू तापमान में वृद्धि, और यहाँ पर जो द्रव का प्रसार गुणांक है वो आ जाएगा, या नियतांक बोलेंगे उसे। फिर अगला है पूर्ण, जो सेकंड पॉइंट है इसका, ये प्रत्यक्ष प्रसार गुणांक का मान निकाला था अभी हमने, जिसमें हमने माना था कि जो बर्तन है उसमें कोई प्रसार नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण या वास्तविक प्रसार। तो पूर्ण या वास्तविक प्रसार में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो ठोस है जिसमें हमने द्रव को लिया है उसमें भी प्रसार हो रहा है, तो वह द्रव का वास्तविक प्रसार होता है जो द्रव के साथ साथ बर्तन के प्रसार को भी दर्शाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, द्रव के आयतन का वास्तविक प्रसार, द्रव के आयतन का प्रत्यक्ष प्रसार, मतलब द्रव में कितना प्रसार हो रहा है और बर्तन में कितना प्रसार हो रहा है, इन दोनों को लिया है। फिर इसके बाद अगर हमें इसका प्रसार गुणांक निकालना है, द्रव के आयतन में कितनी वृद्धि हुई है वो देखेंगे हम। फिर इसके बाद द्रव का प्रारंभिक आयतन कितना था, ये जो प्रारंभिक आयतन है वो कितना था, इनटू यहाँ पर तापमान में वृद्धि। तो यहाँ पर दोनों वृद्धि, आयतन में वृद्धि ली जाएगी, बर्तन में कितनी हो रही है और द्रव में कितनी हो रही है। इसी तरीके से आयतन भी लेंगे तो बर्तन और द्रव दोनों का लेंगे, तो ये वास्तविक प्रसार गुणांक निकलेगा। अगला है गैसों का ऊष्मीय प्रसार। तो गैसों के ऊष्मीय प्रसार के कुछ इससे रिलेटेड नियम देख लेते हैं। यहाँ पर है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम क्या बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी और उसके दाब के विक्रमानुपाती होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, तापमान स्थिर कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आप बात कर रहे हो कि अगर दाब और आयतन की बात की जाए सिर्फ, कि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में क्या अंतर आएगा। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को कि जब भी आप किसी चीज़ को दबाते हैं तो बल लगाते हैं। मान लीजिए आप जो है नली में पानी आ रहा है पाइप में, और आपको चाहिए कि थोड़ा सा वो ज़्यादा तेज़ी से आए, ज़्यादा प्रेशर से आए, तो आप क्या कर देंगे, वहाँ पर उसको दबा देंगे।
दबा देंगे तो वहाँ पर आपने पाइप को थोड़ा सा प्रेस किया, मतलब आयतन को कम किया। आयतन को कम किया तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा। सेम चीज़ प्रेशर कुकर में अप्लाई होती है कि प्रेशर कुकर में आप जो है वहाँ पर प्रेशर नहीं, प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल हम यहाँ पर नहीं दे सकते। आप इसी तरीके से देखिए कि जब भी किसी चीज़ को जो है आयतन को आप अगर कम करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर जो है उसका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो है निश्चित ताप पर दाब जो है आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर व्युत्क्रमानुपाती है, आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ स्थिरांक आएगा। स्थिरांक आएगा तो मान लीजिए उसका मान 1 है, तो ये हो गया यहाँ पर ऊपर स्थिरांक, बराबर करके स्थिरांक लिख देना और उसका मान 1 हो गया। तो स्थिरांक बराबर कितना हो जाएगा, P × V, 3 गुणा कर देना। तो गैस का परम दाब हो गया ये P और आयतन हो गया V। ठीक है। फिर इसके बाद परम दाब मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जहाँ पर P बराबर 0 के रिस्पेक्ट में मेज़र किया जा रहा है, तो वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब के ऊपर जितना पॉजिटिव प्रेशर है वो दोनों मापा जाता है। हालांकि ये चीज़ इतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे के सेमेस्टर्स में यूज़ होगी। ये रिलेशन बहुत याद रखें, कई बार पूछा जाता है। तो एक चीज़ तो ये कि बॉयल का नियम किन दोनों राशियों के बीच में संबंध को बताता है, तो दाब और आयतन के बीच में। और दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आप इस एग्जाम्पल को खुद ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई आप एक फुटबॉल है, आप उसमें जो है ज़्यादा एयर का मतलब एयर को फिल करते जाएंगे, आयतन तो उतना ही है, फिल करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर जो है वो आप उसमें एयर को और ज़्यादा आयतन एयर को और ज़्यादा फिल करते जा रहे हैं। तो एयर को फिल करते जा रहे हैं मतलब एयर का आयतन बढ़ाते जा रहे हैं, आयतन बढ़ाते जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत तरीके से दिया जा सकता है कि प्रेशर और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आयतन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगला है, हाँ, गैस को आप जो है गैस के आप अगर एयर को किसी फुटबॉल के अंदर भर रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका आयतन गैस के अणु कैसे रहते हैं, फैले फैले रहते हैं। आप उसको जो है एक निश्चित आकार में भर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका आयतन कम होगा। आयतन कम होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरीके से बता सकते हैं आप। फिर इसके बाद है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के लिए कई बार बोला जाता है कि एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। ये यूनिट गलत है, इसको मत लिखिएगा, क्योंकि कभी भी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट नहीं हो सकती। यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और अगर आपसे बोला जाता है कि एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर है, तो 10⁵5। तो यहाँ पर जो है 10⁵5, या आप इसको जो है 10 लाख भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे है यहाँ पर चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम किन दोनों राशियों के बीच में संबंध को बताता है, आयतन और तापमान। यहाँ पर दाब स्थिर रहता है। तो गैसों की मतलब किसी भी पदार्थ की बात की जाए कि अगर आप उसका तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। मतलब आप द्रव को गर्म करोगे तो गैस में बदलेगा, गैस में बदलेगा तो अणु और दूर 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 हो जाएंगे, मतलब उसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। तो ये आयतन तापमान के समानुपाती है। और जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा, वो K हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद जब भी हम समानुपाती दो राशियों के समानुपात की बात करेंगे, तो क्योंकि आदर्श गैस समीकरण में कितनी राशियाँ हैं, P, V और T, मतलब दाब, आयतन और तापमान। तो हम दो राशियों की बात कर रहे हैं तो तीसरी राशि को स्थिर होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो है किसको स्थिर रखा था हमने, यहाँ पर जो है दाब को स्थिर रखा। और बॉयल्स के केस में हमने किसको स्थिर रखा था, तापमान को स्थिर रखा था। अगला है आपका संयुक्त गैस नियम। जो संयुक्त गैस नियम है, कंप्लीट रिलेशन क्या होता है, PV = mRT। R नियतांक है, पदार्थ की मात्रा नियत है। तो ये नियतांक वाली चीज़ें एक साइड कर दी तो तापमान क्या आ जाएगा, PV के नीचे आ जाएगा। तो अगर हम दो गैसों की बात करें यहाँ पर, तो दो गैसों की, और ये संयुक्त रूप से दे दिया है उन्होंने, क्योंकि PV बराबर स्थिरांक
आप वैसे भी कंसीडर कर सकते हो गैस समीकरण के हिसाब से, और इस तरीके से भी कि यहाँ पर पी बराबर स्थिरांक हो गया, और यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए चार्ल्स के नियम की, तो ये क्या हो जाएगा, v समानुपाती t, v समानुपाती t मतलब v अपॉन टी बराबर स्थिरांक है ना। तो v अपॉन टी बराबर स्थिरांक, तो p v और v के अपॉन में क्या आएगा, t आएगा। तो अगर एक गैस की बात करें और दूसरी गैस की बात करें, मतलब सॉरी एक ही गैस की बात करें लेकिन दो अलग अलग कंडीशन के लिए बात करें, कि मान लीजिए पहले उसका दाब P1 है, आयतन V1 है और तापमान T1 है, और फिर जब उसका तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान T2 हो जाता है, दाब P2 हो जाता है और आयतन V2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गैस की दो कंडीशन दी गई हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। फिर इसके बाद है आपका कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत को आप कैसे समझ सकते हो, कैलोरीमिति, कैलोरी क्या है, ऊष्मा की इकाई, और मिति मतलब मापना। तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित ऊष्मा के मापन को क्या कहेंगे, कैलोरीमिति कहेंगे। तो इसकी अलग अलग विधियां हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जब भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों के तापमान समान न हो जाए। आप सिंपल सा एग्जांपल आपका, कि आप जो है एक गर्म चाय का कप ले लो और उसमें से ऊष्मा निकल रही है और वो वायुमंडल में कमरे में जा रही है, तो जितनी ऊष्मा इससे निकलेगी वो कहाँ जाएगी, कमरे में जाएगी, कमरे में जो वायु है उसके द्वारा ग्रहण की जाएगी। तो इससे जितनी गर्म वस्तु से ऊष्मा जितनी निकल रही है उतनी ही ठंडी वस्तु के द्वारा ग्रहण की जा रही है, और कब तक ग्रहण की जा रही है, जब तक कि दोनों के तापमान समान ना हो जाए। तो ऊष्मीय संतुलन में अब जब ऊष्मीय संतुलन मतलब जब दोनों के तापमान जब बराबर हो गए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाएगा। फिर इसके बाद यदि इस प्रक्रिया में बाहर से किसी अन्य वस्तु से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। यह है कैलोरीमिति का सिद्धांत। फिर सिद्धांत संबंधी गणनाएं। तो सिद्धांत संबंधी गणनाएं, ये जो मैं फॉर्मूला आपको बोलना चाह रही थी कि एक वस्तु से जो भी ऊष्मा निकलती है या ग्रहण की जाती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर MS डेल T। अभी हम यहाँ पर 1 2 जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज़ किया उसको ना देखें। M उस पदार्थ का द्रव्यमान जिससे ऊष्मा निकल रही है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान, फिर इसके बाद T1 उसका प्रारंभिक तापमान और T2 उसका अंतिम तापमान। तो इस रिलेशन के बेसिस पर हम ऊष्मा की गणना कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कितनी ऊष्मा ग्रहण की जा रही है या कितनी ऊष्मा उस वस्तु में से निकल रही है। तो यहाँ इन लोगों ने कुछ सिद्धांत संबंधी गणनाएं की हैं। यही चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि मान लीजिए कोई वस्तु A है, उसके द्वारा ऊष्मा ली जा रही है, तो उसका द्रव्यमान हो गया M1, उसकी विशिष्ट ऊष्मा हो गई S1, और ये T जो है दोनों में है, तो इसका मतलब ये है कि T तापमान जो है दोनों में कॉमन है। कॉमन है का मतलब ये है कि इसने ऊष्मा ली तो इसका तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ के कितना हो गया T अंतिम तापमान। और इस वस्तु ने ऊष्मा दी तो इसने ऊष्मा दी तो इसका पहले प्रारंभिक तापमान जो है इस वस्तु द्वारा ऊष्मा दी गई तो इसका पहले जो तापमान होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इस वस्तु ने ऊष्मा अगर ली है तो इसका प्रारंभिक तापमान, ये रिलेशन एक्चुअल में सही नहीं लिखा है, आप इस तरीके से समझिए कि इस वस्तु ने ऊष्मा ली है तो इसका प्रारंभिक तापमान कम होगा, ठंडी वस्तु थी तभी तो ऊष्मा ली इसने, तो जब इसने ऊष्मा ली तो इसका जो अंतिम तापमान होगा वो T हो जाएगा। और ये वस्तु अगर ऊष्मा दे रही है तो इसका प्रारंभिक तापमान ज़्यादा होगा, और प्रारंभिक तापमान ज़्यादा होगा जब ये ऊष्मा दे देगी तो इसका अंतिम तापमान जो है वो T होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, तो उसका द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान में अंतर हमेशा जो है उच्च तापमान को निम्न तापमान से घटाएंगे। दूसरी वस्तु जिसने ऊष्मा ली M2 S2 और उसका उच्च तापमान और फिर जितना तापमान उसमें घट के हुआ,
क्योंकि जो वस्तु ऊष्मा देगी उसके तापमान में कमी आएगी। तो इस तरीके से ये सिद्धांत की गणना हो सकती है। अगला है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब जिससे कि ऊष्मा को मापा जाएगा। तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है और कैलोरीमिति की क्रिया में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को, यहाँ हमने जो लिखा था कि एक वस्तु कितनी ऊष्मा दे रही है और दूसरी कितनी ग्रहण कर रही है, तो ये किसके बेसिस पर लिख पा रहे हैं हम? कैलोरीमिति या ऊष्मा मापी द्वारा लिख पा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था जूल ने। क्या किया था एक्सपेरिमेंट? कि तांबे का एक बेलनाकार बर्तन होता है और उसकी बाहरी सतह चमकदार कर दी जाती है ताकि विकिरण विधि द्वारा उसमें कोई भी ऊष्मा ना जाए। फिर इसके बाद और अंदर की ऊष्मा बाहर भी ना निकले। इस बर्तन को लकड़ी के एक बॉक्स में, कुछ अलग पदार्थ लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होती है, उसमें रख दिया जाता है और जितना भी तांबे के बर्तन और लकड़ी के बीच में खाली स्थान होता है उसमें ऊष्मा अवरोधी पदार्थ जैसे रुई, नमदा आदि भर देते हैं। फिर इसके बाद चालन और संवहन विधि से क्या होता है? ऊष्मा के संचरण को रोका जा सकता है, क्योंकि बीच में अगर कुछ अलग पदार्थ भर दोगे तो कोई भी माध्यम नहीं होगा जिससे कि ऊष्मा स्थानांतरित हो सके। फिर इस तांबे के बर्तन के अंदर जो है पानी भर दिया जाता है, एक विडोलक लगा दिया जाता है तांबे का, ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा दिया जाता है जिससे कि हवा भी उसके अंदर पानी के संपर्क में ना आए। और फिर क्या करते हैं? पदार्थ को हिलाने के लिए तांबे के मुड़े हुए तार का विडोलक का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक विडोलक जो रहता है उसको जो है हिलाते रहते हैं और उसको हिलाने के लिए एक विडोलक को एक लीवर से अटैच करके और उस लीवर पे एक लोड लटका देते हैं। तो उस लीवर पे एक लोड लटका देने की वजह से तो इसमें जो है उस विडोलक को किससे लीवर से अटैच किया और लीवर पर आपने एक लोड लटका दिया। तो लोड की वजह से क्या होगा? लोड को जैसे ही आप लोड का मान बढ़ाते जाओगे तो वो जो विडोलक है अंदर वो हिलेगा। तो ये जो आप कार्य कर रहे हो भार को ऊपर से नीचे लाने में, नीचे से ऊपर लाने में, उसकी वजह से विडोलक हिलेगा और विडोलक किसके संपर्क में आएगा? अंदर जो द्रव भरा है। तो ये कार्य हो रहा है बाहर और इसके वजह से जो विडोलक हिल रहा है और वो द्रव के संपर्क में आ रहा है तो उसके अणुओं, द्रव के अणु और इसके विडोलक के बीच में घर्षण होगा जिसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा है। जो वो जूल का नियम था कि कार्य को ऊर्जा में, ऊष्मा में परस्पर बदला जा सकता है, वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जूल ने ज्ञात किया था। फिर इसके बाद ऊष्मा मीटर का जल तुल्यांक। ऊष्मा मीटर का जल तुल्यांक जो है इसको हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपने कैलोरीमीटर यूज़ किया था तो क्या होगा कि अंदर जो विडोलक और द्रव के अणुओं के बीच में घर्षण हो रहा है उसकी कुछ ऊष्मा कैलोरीमीटर खुद भी अवशोषित करता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको सरल बनाने के लिए कि कैलोरीमीटर ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की, तो उसको सरल बनाने के लिए कैलोरीमीटर के द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं? जितना कैलोरीमीटर का द्रव्यमान है उसके बराबर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उतने जल के द्रव्यमान के बराबर मान लेते हैं कि जितना कैलोरीमीटर का द्रव्यमान है बराबर है वो किसके? जल के द्रव्यमान के। तो जल के इस द्रव्यमान को कैलोरीमीटर का क्या बोलते हैं? जल तुल्यांक बोलते हैं। तो कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक कैसे निकालेंगे हम? जितना कैलोरीमीटर का द्रव्यमान था उसको हमने किसके बराबर मान लिया? जल के द्रव्यमान के। और जितनी उसकी विशिष्ट ऊष्मा थी वो कितनी हो गई? S। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या बताएगा हमें? कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक बताएगा। यहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से दिया गया है। ऊष्मा मीटर का या कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर है जिसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितनी कि ऊष्मा मीटर का तापमान बढ़ाने के लिए होती है। मतलब ये है कि आपने क्या कर लिया? कैलोरीमीटर के द्रव्यमान को बराबर मान लिया किसके? जल के द्रव्यमान के। तो कैलोरीमीटर भी ऊष्मा ले रहा है तो मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वो जितनी ऊष्मा ले रहा है वो बराबर होगी जितना जल ऊष्मा ले रहा है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर। और उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। फिर इसके बाद
अगला है इसका यांत्रिक तुल्यांक। यांत्रिक तुल्यांक इसको हम जूल के नियम से ज्ञात करते हैं कि किसी किया गया कार्य कितना था और उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा कितनी है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो ये यांत्रिक तुल्यांक होगा, जिसको हम से दर्शाएंगे। जैसे किसी यांत्रिक कार्य में खर्च की गई ऊर्जा और किए गए कार्य द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात जो है वो स्थिरांक होगा। ऊपर जो मैंने आपको कैलोरीमीटर का बताया था डिस्क्रिप्शन, तो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें एक लीवर की सहायता से भार को लटका दिया था, तो वहाँ पर कार्य हो रहा था। जब हम भार को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे कि ताकि विडोलक उसमें घूमे और उसकी वजह से घर्षण हो और उससे ऊष्मा उत्पन्न हो। तो ये कार्य कर रहे थे हम और उसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो ये जो इन दोनों का अनुपात है इसको क्या बोलेंगे हम, यांत्रिक तुल्यांक बोलेंगे। ये स्थिरांक है। यहाँ पर अगली चीज़ दी हुई है, अगली चीज़ इसमें दी हुई है, आप कार्य को जूल में मेज़र करोगे और यहाँ पर जो ऊष्मा है उसको कैलोरी में मेज़र किया है, इसलिए यहाँ पर ये निकल के आता है कि इसका जो स्थिरांक का मान होता है वो होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। और इसी के बेसिस पर आप बोल पाते हो कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है। और किलो की अगर बात की जाए तो ये 4200 जूल के बराबर है 1 किलो कैलोरी। फिर इसके बाद अगला है इसमें विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, Q बराबर mS डेल टी। एक्चुअल में ऊष्मा की जो मात्रा है किन दो चीज़ों पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान और तापमान के अंतर पर। तो यहाँ पर जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे नियतांक आ जाएगा, और ये नियतांक को ही हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ये। जब S बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन m इंटू डेल टी। तो अब आपने अगर m का मान 1 रख लिया, मतलब 1 ग्राम पदार्थ ले लिया और तापमान कितना बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों यूनिट क्वांटिटी हो गए। तो उस कंडीशन में 1 ग्राम पदार्थ लिया और उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, तो जितनी हीट की आवश्यकता है, ऊष्मा की ज़रूरत है, उसे उस पदार्थ की क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि यदि m बराबर 1 है, डेल टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो S बराबर Q होगा। अतः किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। फिर इसके बाद इसकी इकाई अगर आपको बतानी है, ऊष्मा की इकाई जनरली कैलोरी यूज़ करेंगे CGS प्रणाली में। अगर CGS प्रणाली है तो द्रव्यमान कितना होगा, ग्राम, और तापमान क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वहीं अगर आप SI प्रणाली की बात करेंगे तो कैलोरी की जगह जूल यूज़ करेंगे, यहाँ पर kg यूज़ करेंगे और यहाँ पर केल्विन यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद अगला है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से मतलब ये है कि अगर आप आयतन को निश्चित कर दें और वहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम लेकर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर आयतन स्थिर कर दिया और 1 ग्राम पदार्थ लिया, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं और जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर जो विशिष्ट ऊष्मा मतलब ऊष्मा की आवश्यकता है वो सिर्फ तापमान बढ़ाने में सहयोग कर रही है। दूसरा है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा में क्या होगा कि यहाँ पर दाब को स्थिर किया जाएगा, प्रेशर को कांस्टेंट करके रखा जाएगा, और इसके बाद जो है 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो स्थिर दाब पर होगी। इस डायग्राम से समझने में आसानी होगी। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है, ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर ये पिस्टन नुमा रखा हुआ है और यहाँ पर गैस लिया है। अब अगर हम किसकी बात करें, सबसे पहले स्थिर आयतन की, तो स्थिर आयतन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये आयतन चेंज ना हो, जितने में ये गैस है उतने में ही रहे। तो यहाँ पर जो है ये पूरा सिलेंडर यहाँ तक है और ये पिस्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक गति कर सकता है। तो अगर इसका आयतन स्थिर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ वेट रखना पड़ेंगे। तो ये हमने वेट्स रख दिए जिससे कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ ना जा पाए। तो पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर जो आपने गैस का द्रव्यमान लिया और उस तापमान बढ़ा रहे हो, तो वो किसको इंक्रीज करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को, क्योंकि पिस्टन तो ऊपर जा ही नहीं सकता, यहाँ पर वेट रखा हुआ है। दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि स्थिर दाब पर
विशिष्ट ऊष्मा मतलब आयतन चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो प्रेशर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वेट हटा दीजिए। वेट हट जाएगा तो क्या होगा कि जब आप गैस का एक निश्चित द्रव्यमान लेकर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसको ऊष्मा दोगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये फैलेगा, आयतन बढ़ेगा, इसका आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है स्थिर दाब के लिए दो काम हो रहे हैं, एक तो गैस का तापमान भी बढ़ रहा है और साथ में जो है पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिर दाब में ऊष्मा की मात्रा होगी उसका मान ज़्यादा होगा स्थिर आयतन पर ऊष्मा की मात्रा की तुलना में। तो यही आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है या स्थिर आयतन पर। तो स्थिर दाब पर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एक साथ दो काम हो रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है और बाहरी दाब के विरुद्ध कार्य भी करना पड़ रहा है ये पिस्टन। फिर इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता से मतलब ये है कि किसी पदार्थ को जो ऊष्मा दी जाती है उसको ग्रहण करने की क्षमता, मतलब किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमको बढ़ाना है तो वहाँ पर कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसे उसकी क्या बोलेंगे, ऊष्माधारिता। इसका फॉर्मूला लगभग अगर आप देखोगे तो वो जल तुल्यांक के बराबर ही होता है, लेकिन वहाँ पर कैलोरीमीटर ऊष्मा अवशोषित कर रहा था इसलिए उसको जल के द्रव्यमान के बराबर कैलोरीमीटर का द्रव्यमान मानकर जल तुल्यांक निकाला गया था। और यहाँ पर कोई पदार्थ जितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है उसका द्रव्यमान कितना है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, उस तरीके से हम ऊष्माधारिता निकालेंगे। फिर आ जाता है इसमें विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में अंतर। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि ऊष्माधारिता M और S मतलब M द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा मतलब उसकी पदार्थ की प्रकृति, दोनों पर निर्भर करती है। अगला है यहाँ पर किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। तो अगर हम अलग अलग पदार्थ एक पदार्थ लिया, उसके द्रव्यमान अलग अलग भी कर दें, पदार्थ तो वही है, द्रव्यमान अलग अलग ले लिया, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान समान होगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर कर रही है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ कौन सा लिया, अगर पदार्थ सेम है भले ही द्रव्यमान अलग है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो है ऊष्माधारिता की बात करोगे, द्रव्यमान बदलोगे तो वो क्या होगा, ऊष्माधारिता का मान भी बदल जाएगा। आगे है इसमें ऊष्मा की मात्रा की निर्भरता। तो यदि दो भिन्न तापमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाए तो ऊष्मा स्थानांतरण उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होने लगता है। यह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के तापमान एक समान नहीं हो जाते। इस प्रकार दोनों वस्तुओं में आदान प्रदान होता रहता है। किसी वस्तु द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा की मात्रा 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो द्रव्यमान, दोनों में होने वाले तापांतर और पदार्थ जो भी उनकी विशिष्ट ऊष्मा, इस पर निर्भर करता है। मतलब Q बराबर MS डेल्टी, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो Q किस पर निर्भर कर रहा है, MS डेल्टी। तो ये पदार्थ की प्रकृति हो गई, पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का तापांतर, यही वो बोलना चाह रहा है। अगला है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा से मतलब ये है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जहाँ पर तापमान ऊष्मा मिलने पर पदार्थ का तापमान ना बढ़े तो वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे पानी जब बर्फ़ पानी में बदलती है, अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही है तो क्या होगा कि बर्फ़ ऊष्मा ले रही है लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगा, बर्फ़ पानी में बदलेगा पूरी तरह से। फिर उसके बाद जब आप ऊष्मा दोगे तो तापमान बढ़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ऊष्मा मिलने पर तापमान परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब अवस्था परिवर्तन होगा, तापमान परिवर्तन नहीं होगा किसी वस्तु को ऊष्मा मिलने पर, तो वो गुप्त ऊष्मा है। इसी तरीके से पानी जब भाप में बदलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, जब तक पानी पूरी तरह से भाप में नहीं बदल जाता तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ता। तो ये कौन सी, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन द्रव से गैस में हो रहा है लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा, तो इसीलिए इसको गुप्त मतलब छुपी हुई ऊष्मा बोलते हैं। क्योंकि ऊष्मा अगर किसी पदार्थ में मिलती है तो तापमान बढ़ता है, लेकिन गुप्त ऊष्मा से मतलब तापमान ना बढ़े, अवस्था परिवर्तन हो। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तब उसका ताप बढ़ने लगता है और एक नियत उच्च ताप पर ठोस द्रव में बदलने लगता है। इस समय ठोस को दी गई ऊष्मा ठोस का ताप नहीं बढ़ाती बल्कि संपूर्ण ऊष्मा ठोस को गर्म करने में बदलने में व्यय होती है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
तो यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब बर्फ़ जब गल रही है पानी में बदल रही है तो वहाँ पर उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी है, तो यहाँ पर 334 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है अगर जूल में बात की जाए, और वैसे कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो अलग मान निकलेगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मतलब जब पानी किस में बदल रहा है, भाप में, तब वहाँ पर कितनी ऊष्मा की ज़रूरत है उसको भाप में बदलने के लिए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है अगला आ जाता है इसमें गलन की गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ के एकाग्र द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे एल से व्यक्त करते हैं, और अगर इकाई कैलोरी प्रति ग्राम है, किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, ऐसा ही प्रणाली में जूल प्रति किलोग्राम, तो बर्फ़ के लिए इसका कैलोरी प्रति किलोग्राम में मान होता है 80। फिर इसके बाद वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये मान याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है। वाष्पन की बात करें तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले उस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है कि बिना ताप बदले द्रव से वाष्प में बदल रहा है, तो कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। जो भाप की गुप्त ऊष्मा 539 किलो कैलोरी प्रति, ये कैलोरी में है इसलिए मान अलग है, अगर आप जूल में लोगे तो मान अलग होगा। दोनों तरीके से आपको मान याद होना चाहिए। कैलोरी को जूल में बदलना आसान है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसके बाद है ऊष्मा संचरण। ऊष्मा संचरण मतलब किन किन माध्यम से हीट ट्रांसफ़र या ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो 3 तरीके से हो सकता है, चालन, संवहन, विकिरण। तो तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा संचरण कहलाता है। चालन विधि में क्या होगा, तो इसमें ऊष्मा किसी पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में जाती है, मतलब ये ठोसों में होती है, तो ठोसों में अणुओं की गति नहीं होगी कि अणु ऊष्मा पाकर गति करें, अपनी जगह पर रहते हुए अपने पास वाले अणु को बिना गति किए ऊष्मा स्थानांतरित करेंगे कंपन द्वारा और या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, और ऊष्मा इस तरीके से स्थानांतरित होगी। तो कण या माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, और ये ठोसों में होती है, ये चालन विधि द्वारा होती है। दूसरा है संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होगा कि ऊष्मा पाकर जो कण हैं वो क्या हो जाते हैं, अपना स्थान छोड़ जाते हैं, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऊष्मा ले करके, जैसे द्रव पदार्थ हैं, तो आपने पानी को जब गर्म करते हो तो नीचे जो अणु हैं पहले वो ऊष्मा ग्रहण करेंगे, ऊष्मा जैसे ही ग्रहण करेंगे उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घनत्व कम होगा, दूसरे अणु से टकराएंगे, उसको ऊष्मा स्थानांतरित करेंगे। यहाँ पर माध्यम के कण गति करते हैं, तो ये संवहन विधि है और ये द्रव में होती है। अगला है विकिरण विधि। विकिरण विधि में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सरल रेखा में गति करती है, तो ये विकिरण या रेडिएशन कहलाता है। तो ये विकिरण विधि से समझ, जैसे सूर्य से हमको जो ऊष्मा मिल रही है वो विकिरण विधि के माध्यम से मिल रही है। अब इन तीनों में अंतर ये इम्पॉर्टेंट है कि किस में माध्यम की आवश्यक, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस में पूरी बातें आ रही है, डिफरेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला है चालन में ऊष्मा का संचरण माध्यम के कणों द्वारा होता है। यहाँ पर भी माध्यम के कणों द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती नहीं, बिना माध्यम के भी विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। फिर इसके बाद है चालन में माध्यम के कण आपस में अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। संवहन विधि में माध्यम के कण अपना स्थान छोड़ते हैं, और विकिरण विधि में यदि माध्यम हो तो माध्यम के कणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि माध्यम के बेसिस पर हो ही नहीं रहा। अगला है चालन में ऊष्मा का संचरण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होता है। फिर इसके बाद क्योंकि अणु आपस में कांटेक्ट में है, वाइब्रेट हुआ, उसके कांटेक्ट में जितने अणु हैं उसको ऊष्मा स्थानांतरित करेगा बिना अपना स्थान छोड़े। संवहन विधि में भी ऊष्मा ग्रहण करने के बाद अणु टकरा रहा है दूसरे से, दूसरा उससे, तो इस तरीके से जो है इनके मार्ग जो है कोई निश्चित मार्ग नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर विकिरण विधि में ऊष्मा का संचरण सदैव सरल रेखीय मार्ग में होता है। अगला है चालन विधि में ऊष्मा संचरण धीरे धीरे होता है। संवहन में जो है थोड़ा तेज होता है, क्योंकि अणु गति करते हैं तो उससे जो है उसकी प्रोसेस रेट बढ़ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रकाश की आवेग है वो कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद ये केवल ठोसों में होती है, ये द्रव और गैस दोनों में हो सकती है, और ये केवल पारदर्शी माध्यम में ही संभव है।
अगला है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उसमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा चालकता कहलाती है। भाई विद्युत चालकता किसको बोलते हो? जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो, करंट का फ्लो आसानी से हो, और जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होगा वो ऊष्मा चालकता कहलाएगी। तो ऊष्मा चालकता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो पदार्थों में ऊष्मा की चालकता हर एक पदार्थ के लिए ऊष्मा चालकता अलग अलग होती है। तो जो सुचालक होते हैं उसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होगा, शीघ्रता से होगा। और आदर्श चालक की बात की जाए तो उसके लिए अनंत होगी, लेकिन ये काल्पनिक स्थिति है। तो जैसे जो भी जनरली अलोह धातुएं हैं जो विद्युत की सुचालक है वो ही जनरली ऊष्मा के भी सुचालक रहती हैं, कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। तो एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा ये सब ऊष्मा के भी सुचालक हैं। तो चांदी की ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होती है, पारे की भी, और चांदी की विद्युत चालकता भी सबसे अधिक, और पारा भी जो है ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला है आपका विद्युत चालकता। तो कुचालक कुचालक क्या कहलाएंगे? जिसमें ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है। तो ऊष्मा का संचारण चालन द्वारा बहुत धीरे धीरे या बहुत कम होता है, अर्थात किसी जिनकी ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है, आदर्श कुचालक की ऊष्मा चालकता शून्य होती है। अब जो भी आप कुचालक पदार्थ वहाँ अपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं तो वही के वही लगभग रहते हैं। जैसे यहाँ पर पानी नहीं रहेगा उसमें, यहाँ पर पानी में ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है। तो यहाँ पर कांच हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गई, पानी हो गया, और पारे को छोड़कर ज़्यादातर द्रव भी इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है ऊष्मारोधक। तो ऊष्मारोधक मतलब जो ऊष्मा का विरोध करे, एक तरह से प्रतिरोधक ऊष्मा के लिए। तो जिनकी ऊष्मा चालकता शून्य होती है, मतलब जिसमें ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है, जिसमें ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता, वास्तव में कोई भी पदार्थ पूर्णतः ऊष्मारोधी नहीं होता है। फिर भी एबोनाइट, एस्बेस्टॉस, ये वो पदार्थ हैं जो विद्युत रोधी भी होते हैं, तो ऊष्मारोधी इनको माना जाता है। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो ऊष्मा अगर किसी चालन विधि द्वारा किसी पदार्थ में हो रही है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर Q1 Q2 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर T1 T2 आएगा। तो और यहाँ समानुपाती का चिन्ह। तो Q का जो मान है, अगर कोई ठोस है और उसमें चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है। फिर इसके बाद उसका प्रारंभिक तापमान कितना है, ऊष्मा ग्रहण करने के बाद उसका अंतिम तापमान कितना है ग्रहण करने या ऊष्मा निकलने के बाद, और डी उस पदार्थ की मोटाई कितनी है। यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह इसमें नहीं लगा हुआ है, समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उसको के बोलेंगे। तो के Q1 माइनस Q2 अपॉन डी, तो ये नियतांक रहेगा। तो ये जो है ऊष्मा चालक गुणांक, मतलब के बेसिस पर के का मान जो ऊष्मा के सुचालक पदार्थ है उनके लिए ज़्यादा रहता है और जो कुचालक है उनके लिए कम रहता है। तो इसके बेसिस पर आप ऊष्मा चालकता चेक कर सकते हो। ऊष्मीय विकिरण, ताप के कारण वस्तु द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा के उत्सर्जन को ऊष्मीय विकिरण या विकिरण ऊर्जा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है कोई गर्म वस्तु रहती है और भले ही वहाँ पर माध्यम के कणों की गति इतनी ज़्यादा ना हो, फिर भी अगर हम उसके थोड़ा डिस्टेंस पर भी बैठे हैं तो भी हमें उसकी हॉटनेस फील होती है। तो ये अगर कोई भट्टी जल रही है और आप उससे 10 फीट 20 फीट दूर भी खड़े हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको उसकी गर्माहट महसूस होती है। क्यों? विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा उसमें से निकलकर आप तक पहुंच रही है। तो जब किसी धातु के टुकड़े को कम ताप पर गर्म किया जाए तो उसे देखकर ये नहीं समझा जा सकता कि धातु का टुकड़ा गर्म है। यदि हाथ को धातु के टुकड़े के पास लाया जाए तो टुकड़े से ऊष्मा निकलती है, जिससे ये आभास होता है कि वो गर्म है। ये विकिरण विधि के माध्यम से होता है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। जो भी इसमें डाउट है वो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके ग्रुप पर, और उसके लिए डाउट अगर जो भी रहेंगे उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दिया जाएगा, जैसे भी हो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा।